क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज से चैनल पर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। आज फर्स्ट क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट से लिया है। क्लास 9th की साइंस को पढ़ाने के पीछे का मकसद ये है कि जो 10th, 11th या 12th क्लासेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी इक्वली बेनिफिट ले सकें, कंसेप्ट बिल्डिंग कर सकें, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इस क्लास को ध्यान से सुनें, समझें। जो भी डाउट्स हो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं अगले क्लास में उनको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं। क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। जब भी हम अपने चारों ओर नजर घुमाते हैं तो हमें विभिन्न आकार, विभिन्न आकृतियों, विभिन्न बनावटों की बहुत सारी वस्तुएं नजर आती हैं। ये सभी वस्तुएं किसी न किसी प्रकार की सामग्री से बनी हुई हैं और इसी सामग्री को हम पदार्थ कहते हैं। जैसे जल, तेल, मिट्टी, जितने भी प्रकार की सामग्री हम देखते हैं ये सभी पदार्थ हैं। पदार्थों की संरचना क्या है, पदार्थ किस प्रकार मिलकर बनता है, इस बारे में जानने की जो उत्सुकता है, जो जिज्ञासा है, वो प्राचीन काल से ही रही है। हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने भी सभी प्रकार के पदार्थों को 5 मूल तत्वों में बांटा था, जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। और यह माना जाता है कि किसी भी प्रकार का पदार्थ हो, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो ये 5 तत्व हैं वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये जो अवधारणा है वो हमारे प्राचीन काल में जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने दी है। और कुछ इसी प्रकार का मत यूनानी दार्शनिकों ने भी कुछ इसी प्रकार का मत यूनानी दार्शनिकों ने भी व्यक्त किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों की संरचना क्या है, पदार्थों की बनावट क्या है, इसके लिए मुख्य रूप से 2 आधारों को चुना है। और वो 2 आधार हैं उस पदार्थ के भौतिक गुणधर्म और उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति। उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति कैसी है और उसके भौतिक गुण क्या है, इस आधार पर पदार्थों को वर्गीकृत किया गया है। अब मुख्य रूप से देखा जाए तो पदार्थ की संरचना है, पदार्थ की भौतिक संरचना क्या है, उसका भौतिक रूप क्या है, इसके लिए 2 प्रकार की अवधारणाएं हम लोग मान लेते हैं। मान लेते हैं कि पदार्थ एक सीधा टुकड़े के रूप में है। जैसे मान लीजिए ये लकड़ी का टुकड़ा है, तो हम मान लेते हैं कि पूरा पदार्थ जो है वो एक इकाई के रूप में है, यानी इसको बांटा नहीं जा सकता। एक अवधारणा ये हो गई। दूसरी अवधारणा हम मान लेते हैं कि कोई भी पदार्थ हो
वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब इनमें से कौन सी अवधारणा सत्य है, इसके लिए एक परीक्षा करते हैं। मान लीजिए हमने एक गिलास में पानी भर लिया और इस पानी में हमने थोड़ी चीनी मिलाई, थोड़ी सी चीनी मिलाई। घोलने पर हमें इसमें चीनी के जो दाने हैं या चीनी है वो नजर नहीं आएगी। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि चीनी कण के रूप में विद्यमान है या चीनी एक इकाई है। यदि वो इकाई है तो वो घुल नहीं सकती, सीधी सी बात है। यदि इकाई है तो वो घुल नहीं सकती। तो यहां से ये अवधारणा स्वतः ही खारिज हो जाती है। अगर मुझे इस घटना को सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है कि पानी में चीनी को घोलने पर चीनी घुल जाती है, तो निश्चित रूप से हमें चीनी को यह मानना पड़ेगा कि वो किसके रूप में है, कण के रूप में बनी है। तो इस एग्जाम्पल से ये तो सिद्ध हो जाता है कि हमारी जो ये अवधारणा है कि कोई भी पदार्थ एक इकाई के रूप में रहता है, कोई भी वस्तु होती है वो एक इकाई होती है, वो खारिज हो जाता है। यानी यहां से निकल के आता है कि कोई भी पदार्थ को कणों से मिलकर बनता है। कोई भी पदार्थ हो वो कणों से मिलकर बना। तो ये परीक्षण के माध्यम से निकल के आ गया कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। वो एक इकाई के रूप में है या वो कणों के रूप में होता है। तो कणों से मिलकर बना है, ये तो सिद्ध हो गया। अब ये कण होते कितने बड़े, इनका कोई निश्चित आकार है, ये बहुत बड़े हैं, बहुत सूक्ष्म है। इसके लिए भी एक परीक्षण किया जा सकता है और वो परीक्षण है, मान लीजिए हमने एक किसी बर्तन में पानी को भर लिया और इस पानी में नील की कुछ बूंदें हमने मिला दी। नील, जब हम नील की कुछ बूंदें मिलाएंगे तो ये हमारा जो पानी है वो नीले रंग का हो जाएगा। अब इस पानी में से थोड़ा सा पानी हम बाहर निकाल लेते हैं और उस थोड़े से पानी को किसी दूसरे बर्तन में रखे पानी में मिला देते हैं। तो हम देखेंगे कि वो पानी जो दूसरे बर्तन में रखा हुआ था वो भी नीला नीला सा हो जाता है। हालांकि नीले रंग की जो एक सांद्रता रहेगी, जो तीव्रता रहेगी, वो पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी, लेकिन दूसरे बर्तन में रखा पानी भी नीला हो जाएगा। इस प्रक्रिया को यदि आप फिर से दोहराएंगे, फिर से थोड़ा पानी निकाला, फिर से किसी अन्य बर्तन में रखे पानी डाला, तो वो पानी भी हल्का सा नीला हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पदार्थ हमने थोड़ा सा नील किया था, तो नील में इतने सारे सूक्ष्म कण थे कि जब हमने उसको एक बर्तन में मिलाया तो नीला हुआ। उससे थोड़ा पानी लिया तो उसमें भी बहुत सारे नील के कण आ गए होंगे, तभी दूसरे बर्तन में रखा पानी नीला हुआ। उस बर्तन से फिर से हमने थोड़ा पानी निकाला, तीसरे बर्तन में डाला, वो भी जो पानी है वो पानी भी थोड़ा सा नीला हो गया। भले ही नीले रंग की जो तीव्रता है वो घट रही हो, लेकिन इस परीक्षण से एक बात साबित जरूर हो जाती है कि कण जो होते हैं वो बेहद सूक्ष्म होते हैं। क्योंकि यदि कण आकार में बहुत बड़े होते तो क्या होता, तो वो किसी एक बर्तन में नीला करती नील, लेकिन दूसरे बर्तन में जो हम नील को मिलाते उसी में से लेकर के तो नीले रंग की सांद्रता बेहद कम हो जाती, या हो सकता था कि वो रंग नीला ही ना होता। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, इस बात पर दो बिंदु सिद्ध हो जाते हैं। पहला बिंदु है
कि कोई भी पदार्थ हो वो कणों से मिलकर बना है। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या मिला? पहली चीज में मिली कि प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। एक बिंदु ये मिला। दूसरा बिंदु मिला कि ये कण जो होते हैं, ये कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। ये कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो इसके लिए हमने दो प्रयोग किए। पहला, कणों से मिलकर बना है। ये इस बात से साबित होता है कि चीनी को पानी में मिलाने पर वो घुल जाती है। इसका मतलब पूरा जो चीनी है वो एक इकाई के रूप में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कणों के रूप में है जो वो घुल जाता है। दूसरा जो बिंदु है, ये कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया नील का। नील के बजाय हम पोटेशियम परमैंगनेट, एक रासायनिक पदार्थ होता है, क्रिस्टलीन रूप में पाया जाता है, हम उसका भी उदाहरण ले सकते हैं कि अगर हम एक बाल्टी में पानी भर के और पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल उसमें हम डाल देते हैं या एक ही क्रिस्टल डाल देते हैं, तो वो जो पानी होता है वो रंगीन हो जाता है। फिर उसमें से हम मान लीजिए 100 ml पानी में मैंने पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाया था, फिर उसमें से हम 10 ml पानी निकाल करके किसी एक अन्य दूसरे पानी में मिला देते हैं, तो वो पानी भी रंगीन होने लगता है। उसमें से थोड़ा पानी निकाल के हम तीसरे बर्तन में रखे पानी मिला देते हैं, तो वो पानी भी रंगीन होने लगता है। तो ये एक प्रयोग है जो इससे करता है कि कण जो होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। अब किसी भी पदार्थ के कणों, उनमें भी कुछ गुण पाए जाते हैं जिन्हें हम कहेंगे कण के या कणों के अभिलाक्षणिक गुण। कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक से तात्पर्य क्या होता है? अभिलाक्षणिक से तात्पर्य होता है वो गुण जो हर एक कण में पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य का अभिलाक्षण गुण क्या है? क्रोध। जब बच्चा छोटा होता है उसे भी क्रोध आता है, वो भी चिड़चिड़ा जाता है। जब उसे भूख लगती है तो क्रोध के मारे वो और जोर से रोता है, चिड़चिड़ाता है। तो क्रोध करना मनुष्य का एक अभिलाक्षणिक गुण है। भूख मनुष्य का एक अभिलाक्षणिक गुण है। छोटे से शिशु को भी भूख लगती है और एक वयस्क मनुष्य को भी भूख लगती है। अभिलाक्षणिक से तात्पर्य होता है ऐसे गुण जो उसमें होते ही होते हैं। तो कण के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से होते हैं, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि जो पहला गुण है वो होता है कि कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। यानी कि कोई भी पदार्थ हो, मान लीजिए ये एक पदार्थ है और इस पदार्थ में बहुत सारे क्या है, कण है, ये कणों से मिलकर बना है। तो कणों के बीच में क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है, खाली जगह पाई जाती है। तो पहला हो गया कणों का अभिलाक्षण गुण हो गया कि कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे ये कण हो गए और कणों के बीच बीच में क्या है? ये रिक्त स्थान है। अब इसके लिए कोई प्रायोगिक परीक्षण निश्चित रूप से जो अभी हमने बताया था वही परीक्षण इसको भी एक्सप्लेन करेगा। क्या था परीक्षण? हमने एक
ग्लास में पानी ले लिया और इस पानी में हमने क्या किया, मान लीजिए हमने नमक या चीनी को मिला दिया और थोड़ी देर तक पानी को हिलाने पर यह नमक या चीनी इस पानी में पूरी तरह से घुल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे चीनी या नमक के घुलने के बाद जो पानी का आयतन है वो ज्यों की त्यों रहता है, वो नहीं बदलता है। लेकिन ये चीनी या नमक पूरी तरह से इसमें घुल जाते हैं, वो भी हमें दिखाई नहीं देते। तो आखिरकार ये चीनी के कण या नमक के कण गए कहां, जो न तो इसका आयतन बढ़ा और न ही ये हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसका कारण है कणों के बीच का रिक्त स्थान। ये जो चीनी के कण हैं वो इस रिक्त स्थान में चले जाते हैं और यहीं पे जाके अपने आप को समाहित कर लेते हैं और इसीलिए न तो आयतन बढ़ता है और न ही ये हमें कण दिखाई देते हैं। अगर हम रासायनिक गुण की बात करें तो इसका स्वाद जरूर बदल जाएगा। चीनी का स्वाद है मीठा होना, तो ये पानी मीठा हो जाएगा, इसमें मिठास आ जाएगी, लेकिन भौतिक रूप से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो कणों का जो अभिलक्षण गुण है उसमें पहला अभिलक्षण गुण है कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है कि ये जो कण होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं। दूसरा अभिलक्षण गुण क्या है? दूसरा अभिलक्षण गुण है कि ये कण लगातार गति करते रहते हैं। ये कण लगातार गति करते रहते हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे? आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि हम अपने कमरे में मोर्टीन, ये जो मच्छर वाली कॉइल आती है, वो जलाकर रख देते हैं किसी एक कोने में, तो उसकी जो स्मेल होती है या जो उसका धुआं होता है वो पूरे कमरे में फैल जाता है। पहली बात, एक परीक्षण ये हुआ। इससे साबित क्या हुआ? इससे साबित हुआ कि जो धुएं के कण हैं वो गतिमान है और इसीलिए धुआं जो था वो पूरे के पूरे कमरे में फैल गया। या उसकी जो स्मेल थी, उसके जो कण हैं वो पूरे कमरे में फैल गए। इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक और परीक्षण हो सकता है। हम क्या करते हैं, एक बर्तन में हम पानी ले लेते हैं और उसमें हम नील की कुछ बूंदें डाल देते हैं। जब नील की कुछ बूंदें डालते हैं तो थोड़ी देर में क्या होता है, जो नील होती है वो धीरे 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 पूरे पानी में घुलने लगती है और घुल करके पानी के रंग को नीला बना देगी, हल्का हल्का नीला बना देगी और वो पानी में पूरी तरह से घुल जाएगी। यानी नील के कण और पानी के कण समाहित हो गए एक दूसरे में। इसको हम कहते हैं विसरण। विसरण से तात्पर्य होता है, मैं लिखे देता हूं, विसरण। विसरण से तात्पर्य होता है दो पदार्थों के कणों का आपस में स्वतः मिल जाना। आपस में स्वतः मिल जाना। विसरण से क्या तात्पर्य है? जब दो पदार्थ होते हैं और उनके कण आपस में क्या होते हैं, अपने आप मिल जाते हैं, अपने आप ही मिल जाते हैं, इस घटना को हम कहते हैं विसरण। तो जब हमने नील को मिलाया था पानी में तो यही प्रक्रिया हुई होगी कि नील के कण पानी के कणों से समाहित हो गए होंगे, स्वतः ही मिल गए होंगे, इन उनका विसरण हो गया। तो मिले कैसे? जब वो कण अपनी जगह से चले, अपनी जगह से गतिमान हुए, तभी तो वो मिल पाए। तो इन सारे उदाहरणों से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। कण जो है वो कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। तो कणों के अभिलाक्षणिक गुण में पहला हो गया कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा हो गया ये कण हमेशा गतिशील रहते हैं, यानी इनमें गतिज ऊर्जा होती है।
गति पर पड़ता है। यदि हम गर्म करते हैं किसी पदार्थ को, यानी उसको हम ऊर्जा देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो क्या होता है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये कण और तेजी से गति करना शुरू कर देते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं। जब आपके घर में गरम गरम खाना बनाया जा रहा होता है, कुछ गरम सब्जी पकाई जा रही होती है, तो उसकी जो सुगंध होती है, उसकी जो स्मेल होती है, वो आपको दूर से ही आ जाती है। जबकि जो ठंडी रखी हुई सब्जी होती है, उसमें दूर से ही आपको स्मेल नहीं आती। या एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि अगर आप अपने कमरे में अगरबत्ती लगा लेते हैं, अगर बुझी हुई अगरबत्ती है तो उसकी स्मेल आपको नहीं आएगी। उसकी स्मेल लेने के लिए आपको अगरबत्ती के पास जाना पड़ेगा। लेकिन यदि वही अगरबत्ती जल रही है तो उसका जो धुआं होगा, उसकी जो स्मेल होगी, वो आपके पास तक आएगी। तो ये कण गतिशील होते हैं, यानी उनमें गतिज ऊर्जा होती है, और ये गतिज ऊर्जा ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। तो ये होते हैं कणों के अभिलक्षण गुण। एक तीसरा अभिलक्षण गुण होता है कि कण जो होते हैं वो परस्पर, यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कण परस्पर आकर्षित करते हैं, यानी किसी भी पदार्थ के कण है वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे से बंधने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के दूर जाने का विरोध करते हैं। यह भी कणों का एक अभिलक्षण गुण होता है। इसके लिए आप ऐसे समझिए, मेरे पास कुछ पदार्थ है, मान लीजिए एक लोहे की रॉड है, मान लीजिए एक कांच का टुकड़ा है, एक और मान लीजिए मिट्टी है या चौक है, ये पदार्थ ले लीजिए। अब आप सोचिए कि जब हम लोहे के टुकड़े को तोड़ना चाहेंगे तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा बल का प्रयोग करना पड़ेगा, चोट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। वहीं अगर हम कांच के टुकड़े को तोड़ना चाहेंगे तो हमें अपेक्षाकृत कम बल लगाना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। और अगर बात करें हम मिट्टी की या चौक को तोड़ने की, तो उसको तोड़ने के लिए हमें और भी कम बल लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बात इन सभी एग्जाम्पल में कॉमन है, वो ये कि चाहे आपको लोहे के टुकड़े को तोड़ना हो, चाहे आपको कांच के टुकड़े को तोड़ना हो, चाहे मिट्टी को तोड़ना हो, सभी में आपको बल लगाना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा, तभी वो टूटेंगे। कहीं ना कहीं इससे एक चीज और स्पष्ट होती है कि लोहे का जो बंधन है, कणों का, जो लोहे के कण है जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, वो बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं, इसीलिए लोहे को तोड़ने में आपको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। वहीं कांच की बात करें तो जो कांच के कण हैं वो अपेक्षाकृत कम मजबूती से बने हैं, यानी उनके बीच में आकर्षण बल तो है लेकिन लोहे की अपेक्षा कम है। मिट्टी की बात करेंगे तो उन कणों के बीच भी आकर्षण बल है, क्योंकि जब तक आप मिट्टी को फोड़ेंगे नहीं, वो मिट्टी या पत्थर या चौक वो आपके सामने एक इकाई के रूप में रहेगी, अर्थात कण एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन जब आपने मारा, उस पर कोई प्रहार किया तो वो टूट गए, यानी अलग अलग हो गए। तो उनका जो आकर्षण बल था उसको आपने खत्म करने के लिए चोट की और वो टुकड़े अलग अलग हो गए, कण अलग अलग हो गए। इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप एक चीज देखोगे कि कण आपस में बंधे हुए हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ये आकर्षण बल विभिन्न पदार्थों में अलग अलग होता है, किसी में बहुत ज्यादा होता है, किसी में बहुत कम होता है। और यही आकर्षण बल जो होता है वो पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करता है कि पदार्थ की अवस्था क्या होगी। तो इस प्रकार से हमने एक तो ये जाना कि जितनी भी वस्तुएं हम आसपास देखते हैं उनकी आकृति अलग है, आकार अलग है, बनावट अलग है, वो किसी ना किसी सामग्री से मिलकर बनी है और उसी सामग्री को हम कहते हैं पदार्थ। अब ये पदार्थ की संरचना क्या है, पदार्थ बना कैसे है, तो इस बारे में
हमने आपको बताया कि हमारे जो भारत के जो प्राचीन ऋषि मुनि, जिनको हम दार्शनिक कह सकते हैं, उन्होंने पंच तत्व की अवधारणा दी थी कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, दोनों ही प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो इन 5 तत्वों से मिलकर बनते हैं: वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। कुछ इसी प्रकार की अवधारणा यूनानी दार्शनिकों ने भी दी थी। तो यूनानी दार्शनिक और हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिक, उनकी अवधारणा लगभग एक जैसी थी। आधुनिक वैज्ञानिक जो है, नई जो अवधारणा है, उसमें पदार्थ किस प्रकार बना है, किस प्रकार उनको हम अलग अलग वर्गीकृत करेंगे, तो उसके लिए 2 आधार चुने गए हैं। वो 2 आधार कौन कौन से हैं? हमने आपको बताया वो 2 आधार हैं। पहला आधार है पदार्थों के भौतिक गुण, पदार्थों के भौतिक गुण, और दूसरा आधार है पदार्थों की रासायनिक प्रकृति, रासायनिक प्रकृति। इन 2 आधारों पर हम पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पदार्थों के भौतिक गुण, यानी किसी पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। तो भौतिक स्वरूप के लिए हमने 2 बिंदु समझे। पहला, प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, कोई भी पदार्थ हो। दूसरा, ये कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। इनके लिए हमने आपको प्रयोग भी बताए कि किस प्रयोग द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। अब ये जो कण होते हैं, इनमें कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। अभिलाक्षणिक गुण से मतलब होता है जो उनके मूल गुण होते हैं, कण में होते ही होते हैं, चाहे किसी पदार्थ का कण बना रहे। तो अभिलाक्षणिक गुण जो थे, पहला, कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। किसी भी पदार्थ के कण हो, उनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा, ये कण गतिशील होते हैं। किसी भी पदार्थ की बात कर लीजिए, हर एक पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, कम या ज्यादा, वो पदार्थ की अवस्था पर निर्भर करेगा, लेकिन हर एक पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। तीसरा, ये कण परस्पर आकर्षित करते हैं। ये जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के दूर जाने का विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से हमने पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है और कणों के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से हैं, ये हमने अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि प्रत्येक पदार्थ के कणों में कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। अंतिम बिंदु था कि पदार्थ के ये कण परस्पर आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगाते हैं, और यही आकर्षण बल जो होता है वो पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करता है कि पदार्थ की अवस्था किस प्रकार की होगी। तो अब पढ़ते हैं हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं। तो मूल रूप से पदार्थ जो होता है वो 3 रूपों में पाया जाता है, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली अवस्था है ठोस, दूसरी अवस्था है द्रव, और तीसरी अवस्था है गैस। जो हमारे पृथ्वी पर मूल रूप से पदार्थों की अवस्थाएं पाई जाती हैं वो 3 अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव, गैस। हर अवस्था में पदार्थ के कुछ अपने गुण होते हैं। वो गुण कौन कौन से हैं उनको आप समझ लीजिए। अगर बात की जाए ठोस की, तो ठोसों के बारे में सबसे प्रमुख बात यह है कि इनका आकार व आयतन ये दोनों ही निश्चित होते हैं। आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। न तो ठोस का आकार बदल सकता है, न ही आयतन। आकार जो जैसा है, बड़ा छोटा, वो आकार हो गया। आयतन से तात्पर्य होता है कि कोई भी वस्तु हवा में, अंतरिक्ष में जो स्थान घेरती है और उसी को हम स्थान को कहते हैं आयतन। तो ठोस का न तो आकार बदला जा सकता है और न ही आयतन बदला जा सकता है।
आप कोई भी ठोस ले लीजिए, आप जब उसके ऊपर बल लगाएंगे, ज्यादा बल लगाएंगे, तो वो टूट तो सकता है लेकिन उसका आकार नहीं बदल सकता। एक बात ये हो गई कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। दूसरी बात होती है ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य क्या होता है? असंपीड्य का मतलब है कि इनको हम दबा नहीं सकते, इनके आयतन को हम कम नहीं कर सकते। वैसे भी पहला बिंदु कहता है कि आयतन निश्चित होता है, लगभग यही बात है कि असंपीड्य होते हैं, यानी इनको दबाया नहीं जा सकता, इनका आयतन कम नहीं किया जा सकता। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कणों के बीच में एक रिक्त स्थान होता है, कणों के बीच में एक रिक्त स्थान होता है। ठोसों में इस रिक्त स्थान को कम नहीं किया जा सकता, आप बल लगा करके इस रिक्त स्थान को कम नहीं कर सकते। हालांकि एक बात बता दूं, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो पूर्ण रूप से असंपीड्य हो। सारी वस्तुएं थोड़ी बहुत तो संपीडित होती ही हैं, लेकिन ठोसों को हम असंपीड्य मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि बल लगाने पर जो कणों के बीच का रिक्त स्थान है, जो कणों के बीच की दूरी है, वो जो कम होती है, वो इतनी कम होती है, इतनी कम कर सकते हैं कि उसको हम लगभग असंपीड्य मानते हैं। यानी इस दूरी को आप घटा नहीं सकते। बहुत ज्यादा बल लगाने पर भी आप इस दूरी को नगण्य रूप से घटा सकते हैं, और इसलिए हम कहेंगे कि ठोस जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। इनका आकार निश्चित है। आकार क्यों निश्चित है? क्योंकि ठोसों में जो कण होते हैं उनका विन्यास, उनकी जो रचना है, उनकी जो स्थिति है वो निश्चित होती है। ये एक दूसरे को इतनी मजबूती से जकड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर इतना ज्यादा आकर्षण बल लगाए हैं कि इनको ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए जो ठोसों के कण होते हैं वो अपनी जगह ही बने रहते हैं, और जगह पर बने रहने के कारण उनका आयतन निश्चित है और आकार निश्चित है। आयतन और आकार दोनों निश्चित है, क्योंकि जब तक ये जगह नहीं छोड़ेंगे तब तक न तो आकार बदल सकता है, जब तक ये गति नहीं करेंगे तब तक आयतन भी नहीं बदल सकता है। तो इसका जो मूल बात है, इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि ये कण जो होते हैं ये जब तक अपनी स्थिति को नहीं बदलेंगे, जब तक इनके बीच की दूरी कम ज्यादा नहीं होगी, तब तक आकार नहीं बदल सकता। जब तक ये कण अपनी स्थिति छोड़कर गति नहीं करेंगे तब तक आयतन नहीं बदल सकता, चाहे वो द्रव हो चाहे वो गैस हो। सभी अवस्थाओं में एक ही कॉन्सेप्ट है, वो ये कि कणों के बीच में आकर्षण बल यदि बहुत ज्यादा है तो वो उनकी स्थितियों को नहीं बदलने देंगे, वो कण अपनी जगह पर ही रहेंगे, वो वहां से जा ही नहीं सकते। जब वो कण की स्थिति नहीं बदलेगी, आकार नहीं बदलेगा, गति नहीं करेंगे, आयतन नहीं बदलेगा। और कुछ इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर स्थिति नहीं बदलेगी तो वो असंपीड्य भी होंगे, उनको दबाया नहीं जा सकता, उनकी आकृति को बदला नहीं जा सकता। हालांकि कुछ ठोस है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें रबर की, इलास्टिक की, रबर की बात की जाए तो रबर क्या ठोस होती है? तो रबर बिल्कुल ठोस होती है। बस होता क्या है कि रबर पर जब हम बल लगाते हैं तो अगर उसको खींचते हैं तो उसका आकार बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही बल हटाते हैं वो रबर पुनः अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। तो रबर निश्चित रूप से ठोस होता है। चीनी के कण हैं या नमक के कण हैं, अगर आप चीनी किसी बर्तन में भरोगे, अगर हम किसी उसको कटोरे में भर के रख देंगे तो वो कटोरे जैसा आकार ग्रहण कर लेगी, कटोरे की आकृति ग्रहण कर लेगी। उसको अगर हम किसी लंबे बेलनाकार बर्तन में भर देंगे तो वो बेलनाकार आकृति ग्रहण कर लेगी। तो हम क्या कहेंगे कि उसकी आकृति निश्चित नहीं है, उसका आकार निश्चित नहीं है, लेकिन है। क्यों? क्योंकि चीनी जो होती है वो छोटे छोटे क्रिस्टलों के रूप में पाई जाती है। वो जो क्रिस्टल होता है उसकी आकृति भी निश्चित है, उसका आकार भी निश्चित है और उसका आयतन भी निश्चित है। तो इस प्रकार ठोसों में मुख्य रूप से हम क्या देखेंगे कि आकृति, आकार, आयतन ये सब निश्चित होते हैं। ठोस असंपीड्य होते हैं, बल लगाने पर इनके कणों के बीच की दूरी को कम नहीं किया जा सकता या ज्यादा भी नहीं किया जा सकता। तीसरा है कि कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है और उस बहुत ज्यादा आकर्षण के कारण वो अपनी न तो स्थिति बदलते हैं ना वो गति करते हैं। बात करते हैं द्रव की।
तो द्रव का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। आकृति निश्चित नहीं होती। कारण वही कारण, द्रव के जो कण होते हैं उनके बीच की जो दूरी है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा होती है, और दूरी ज्यादा होने के कारण इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, एक दूसरे को खींचते हैं, ये जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, कमजोर होता है। इस कमजोर आकर्षण के कारण ये जो कण होते हैं ये गति करने को स्वतंत्र होते हैं, गति करने को स्वतंत्र होते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है कि इनकी एक परिसीमा है, यानी कोई भी कण गति करेगा इस कण से दूर जाएगा, लेकिन एक बाउंड्री है, ये कण इस कण को इतनी ही दूर जाने देगा, इसके बाद ये और दूर नहीं जा सकता। तो चूंकि ये स्थिति बदल रहा है इसलिए आकृति निश्चित नहीं है, लेकिन इसकी जो गति की एक सीमा है, गति की एक निश्चित बाउंड्री है, एक गति की परिसीमा है, और इसीलिए इसका आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। चूंकि इन अणुओं के बीच में या इन कणों के बीच में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव जो होता है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा संपीड्य होता है, यानी द्रव के आयतन को कम किया जा सकता है। लेकिन मैंने एक बात बोली, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। द्रव भी बहुत ज्यादा संपीड्य नहीं होता, लेकिन ठोस की अपेक्षा द्रव संपीड्य होता है। बात करते हैं गैस की। तो गैस में न तो आकृति निश्चित होती है और न ही आयतन, दोनों ही अनिश्चित होते हैं, आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। एक बात। दूसरी बात, गैस जो होती है वो सर्वाधिक संपीड्य होती है, सर्वाधिक संपीड्य होती है। संपीड्य होती है मतलब फिर से वही बात आती है कि गैस के जो कण होते हैं इन कणों के बीच की दूरी को घटाया जा सकता है, दाब डाल करके, बल लगा करके इस दूरी को कम किया जा सकता है, लेकिन ठोसों में नहीं किया जा सकता। द्रवों में किया जा सकता है लेकिन बहुत कम, ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा, लेकिन गैसें सर्वाधिक संपीड्य होती है। और इसी गुण के कारण हम क्या करते हैं, गैसों को संपीड़ित करके उनको द्रव अवस्था में बदल लेते हैं। द्रव अवस्था में कैसे बदलेंगे, ये दूर दूर कण है, अगर हमने इनको संपीड़ित करने की कोशिश की, यानी इनके ऊपर बल लगाया, दाब लगाया, तो ये कण थोड़े पास पास आए, पास पास आएंगे तो इनके बीच आकर्षण अब पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा, तो ये किस रूप में आ जाएंगे, ये द्रव के रूप में आ जाएंगे। तो हम गैस को द्रवित करके सिलेंडरों में भर लेते हैं। जैसे आप देखिए घरों में आती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस आती है, गाड़ियों में डाली जाती है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये गैसें कैसे, ये कंप्रेस्ड है मतलब कि संपीड़ित है, इसको संपीड़ित किया गया है जिससे ये गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल गई है, और इसको सिलेंडर में भर करके एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दिया गया है। तो गैसें सर्वाधिक संपीड्य होती हैं, इनकी आकृति आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। निश्चित रूप से सर्वाधिक संपीड्य है, आयतन भी अनिश्चित है, आकृति भी अनिश्चित है, कारण कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए ये कण बहुत तेजी से इधर उधर गति करते हैं। तो कणों की गति भी सर्वाधिक होती है गैसों में। ठोस आकार, आकृति, आयतन ये सब निश्चित होते हैं और ये असंपीड्य होते हैं, इनको संपीडित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, लिहाजा आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। देखिए यहां पर एक बात निकल के आती क्या, कि ये जो कणों के बीच का आकर्षण बल है
वो दूरी के प्रतिकूल अनुपात में है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर दूरी बढ़ेगी कणों के बीच तो ये बल क्या होगा, घटेगा। अगर कणों के बीच की दूरी घटेगी तो ये बल बढ़ेगा। और यही लॉजिक है कि हम गैस को द्रव में बदल लेते हैं या द्रव को ठोस में भी बदल लेते हैं। जैसे कि पानी जब गैस अवस्था में होता है तो वो भाप बन जाता है, जब वो ठोस अवस्था को प्राप्त करता है तो वो बर्फ बन जाता है। कारण एक ही है, कणों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी वो गैसीय अवस्था की तरफ बढ़ेगा पदार्थ, जितनी कम होगी वो ठोस अवस्था की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरह से इन सबका एक मूल कंसेप्ट क्या है, पूरा रटने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें केवल एक चीज समझनी है कि जो कणों के बीच की दूरी है वो कणों के बीच के आकर्षण बल को तय करती है कि आकर्षण बल ज्यादा होगा या कम होगा। और कणों के बीच की दूरी किसमें कम होती, सबसे ठोसों में, सबसे ज्यादा गैसों में। द्रवों में ठोसों की अपेक्षा ज्यादा होती है और गैस की अपेक्षा कम होती है। वो बस दूरी ज्यादा, आकर्षण कम, आकर्षण कम, गति करेंगे, आयतन अनिश्चित होगा, आकृति अनिश्चित होगी, संपीडितता बढ़ जाएगी। द्रवों में क्या होता है, आकर्षण थोड़ा कम जरूर होता है लेकिन फिर भी इतना आकर्षण होता है कि कण गति कर सकते हैं लेकिन एक निश्चित परिसीमा के अंदर, उस परिसीमा के बाहर नहीं जा सकते। और इसीलिए हम कहते हैं कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। ठोस में ये दोनों निश्चित हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ठोसों में आकर्षण सर्वाधिक होता है। अब आगे का जो रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में यानी कल पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में समाप्त करता हूँ।